Hello and welcome to the channel again, the last episode of the day. आदित्य भले ही बख्शी सर की प्लानिंग से अनजान था, लेकिन उसे पता था कि खतरा बहुत जल्दी आने वाला है और शायद उसकी जिंदगी अब इतनी आसान नहीं होगी जैसे पहले थी। अब उसे हर कदम पर सतर्क रहना था। उसे पता है कि उसका अभी के लिए तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता है कि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जो उसे आराम से जीने देगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी दुश्मनी के लायक बन ही जाएगा और उस टाइम शायद आदित्य उसे छोड़ेगा नहीं। वो अपनी जिंदगी में इस बात का फैसला कर चुका था कि वो चीजों को ज्यादा देर के लिए डिले नहीं करेगा। अगर उसे कहीं भी कुछ भी गलत लगेगा तो वो हाथों हाथ उस पर एक्शन लेगा और यही सही तरीका रहेगा ताकि वो अपने आप को भी बचा सके और उसका परिवार भी प्रोटेक्टेड रहे। उसके लिए जैसे अपना परिवार एक बहुत ही जरूरी चीज हो गई थी और उसे पता था कि वो अब किसी भी हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जहां पर वो पिछली जिंदगी में गलतियां कर चुका था, वहीं अब उसे बस सारी चीजें सही करनी थी। और यही बात सोचकर वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। जब बख्शी सर को उसने फोन लगा दिया तब वो थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब जाकर उसे थोड़ी शांति मिल पाई है। उसे यह भी पता था कि अब उसे कुछ ही देर में यहाँ से निकलना है, लेकिन उसे तब ध्यान आया कि उसके पापा और दादाजी की चिता जलने में शायद एक रात पूरी लग जाए और उन्हें उनकी अस्थियां लेकर ही यहाँ से जाना है, तो शायद उसे आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। तब वो बस अपने कमरे में बैठा हुआ आसपास की चीजों को देख रहा था। उन्हें एनालाइज करते हुए वो सोच रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे शायद इस चीज की भनक पहले ही लग चुकी थी कि इस सवाल का जवाब क्या है। वो शंकर परिवार का इकलौता बेटा है और अगर वो अपना धर्म नहीं निभाएगा तो शायद कोई भी उसे नहीं पूछेगा। अभी के लिए उसका धर्म उससे कहता था कि वो नीचे जाए और लोगों की सद्भावना का हिस्सा बने। जितने भी लोग उसे कॉन्डोलेंस दे रहे हैं वो उन्हें कलेक्ट करके अपने सामने बस चीजों को एक्सेप्ट कर ले, ताकि दुनिया को समझ में आ जाए कि आदित्य अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे वो कितने भी दुख में क्यों ना हो। यही बात सोचकर उसने बेड पर से अपना फोन उठाया और वो अपने कमरे में से बाहर निकला। कमरे से बाहर निकलकर उसे फील हुआ कि घर का माहौल अभी भी वैसा ही लग रहा था। वहां पर दुख तो था, लेकिन आदित्य उस दुख में अब शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की बात सोच रहा था। उसे पता था कि वो जितनी देर मौत के पीछे बैठा रहेगा उतना उसके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और वो बस यही कोशिश करता रहेगा कि वो आगे बढ़ता रहे। इसी बात को अपने मन में रखकर वो एक एक कदम आगे बढ़ता रहा और नीचे की तरफ जाता रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे नीचे से आवाजें अभी भी उसके कान में आ रही थी। वहां पर उसे कुछ बर्तनों की आवाज आ रही थी जो श्योरली मृणाली ही कर रही थी, और कुछ औरतों के अभी भी रोने की आवाज आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जहां पर वो, उसकी माँ और मृणाली दुख नहीं मना रही, तो फिर ये कौन औरतें हैं जो रोकर इतना ज्यादा दुख जस्टिफाई कर रही हैं। अंतिम संस्कार करके जब आदित्य पहली बार अपने घर के अंदर घुसा था तब उसने उन औरतों के चेहरों को देखा था और उसे पता था कि वो उन्हें नहीं पहचानता है। वो ना तो उसकी कोई रिश्तेदार थी और ना ही कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लेडीज जिनका उसके पापा या दादाजी से कोई संबंध रहा होगा। लेकिन आदित्य को पता था कि वो औरतें उस ग्रुप में से होंगी जो बहुत ही ज्यादा चीजों को ओवर रिएक्ट करती हैं और यहाँ पर आकर वो रो रही होंगी। उसे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बस वो अपने मन को दुखी नहीं देखना चाहता था और उसे पता था कि इतनी सारी औरतों के रोने के बावजूद भी उसकी माँ नहीं रोएगी। यही बात सोचकर जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि मृणाली अभी भी अपना काम कर रही थी और उसकी माँ उन औरतों के बीच में बैठी हुई थी। तब वो बस उन्हें देखकर धीरे धीरे करते हुए मेन गेट की तरफ चला गया और फिर वहां बाहर जाकर खड़ा हो गया। वहां पर अब न तो मीडिया वाले थे और ना ही कोई पुलिस वाले, और जितने भी लोग खड़े हुए थे वो बस हल्की फुल्की कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने आदित्य को देखा तो कुछ ने अपनी बातें बंद कर दी और उसकी तरफ देखने लगे। वहीं पर कुछ लोग बस वैसे ही खड़े हुए थे जैसे आदित्य के आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आदित्य बस सबको देख रहा था और तब उसकी नजर जुबेर पर पड़ी। उसे पता था कि अभी भी जुबेर को एक ऐसा काम करना है जो आदित्य चाहता है। यही बात सोचकर वो जुबेर की तरफ जाने लगा। जब आदित्य जुबेर की तरफ जा रहा था तो सब लोग उसे बहुत ही हैरान होकर देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर शायद उसे पता था कि लोग उस पर शक कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से कोई बिजनेस डील की बात कर रहा है।
और उन्हें कहीं ना कहीं जुबैर पर डाउट हो रहा था कि शायद उसने ही उसे कंपनी बेचने के लिए भड़काया है। पर उसे पता था कि उनकी सोच का अब उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए वो आराम से चलता रहा और यही बात सोचते हुए वो जुबैर के पास पहुंचा। जुबैर के पास पहुंचकर आदित्य जब खड़ा हुआ तो वो उसे बहुत हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आदित्य उससे क्या बात करना चाहता है, लेकिन वो बस इंतजार कर रहा था। और तब आदित्य ने उससे कहा, जुबैर सर, अभी मुझे अचानक याद आया कि आपको एक काम और करना है। हाँ कहो आदित्य, क्या बात है? जुबैर ने पूछा। और तब आदित्य ने पलटकर एक बार अपने पीछे की ओर देखा। उसे दिखा कि वहां पर खड़े हुए जितने भी लोग थे वो सब उसकी तरफ ही देख रहे थे और शायद उसकी बात में कान लगाने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य को समझ आ गया था कि उन सब का मोटिव क्या है और तब उसने जुबैर को थोड़ी धीमी आवाज में कहा, जुबैर सर, दरअसल बात यह है कि कल रात को मैं मनाली से यहाँ डायरेक्ट चार्टर्ड प्लेन से आया था। अब वो चार्टर्ड प्लेन मेरा नहीं था बल्कि अंजलि का था। अभी इस चार्टर्ड प्लेन से मैं वापस गुड़गांव जाऊंगा और उस प्लेन को वापस मनाली भेज दूंगा, लेकिन मैं जब यहाँ से अपने घर जाऊंगा तो मुझे रोजबर्ड के अंदर एंटर करना है। मैंने अंजलि से बात कर ली है और वो उसे मुझे बेचने के लिए तैयार भी है, लेकिन हमारी फाइनल डीलिंग नहीं हो पाई थी कि प्राइस क्या रहेगा और किस तरीके से पेमेंट होगा। तो प्लीज आप उस चीज को सॉर्ट आउट कर लीजिए और वो जितने भी पैसे मांगे उसे आज ही देकर उस मेंशन को एक्वायर कर लीजिए और उनसे कह दीजिए कि हम कल सुबह ही मूव इन करेंगे। तो उन्हें जो भी साफ सफाई करवानी है उसे जल्दी से करवा लें और बाकी सारी चीजों को प्लीज देख लेना। वो जरूर आपसे इस बारे में पूछेगी कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ। तब जो भी सही बात है आप उन्हें बता देना और उन्हें बहुत ही थैंक यू बोलना कि उन्होंने मुश्किल टाइम पर हमारी मदद की और हमें यहाँ चार्टर्ड प्लेन देकर भेज दिया। उनसे ये भी कह देना कि जब सही टाइम आएगा मैं उनसे एक बार फिर कांटेक्ट करूंगा और हम बाकी की प्रोसेसिंग कर लेंगे। पर अभी के लिए आप इतना काम करवा दीजिए तो बहुत ही सही रहेगा। जब आदित्य ने अपनी बात कंप्लीट की तो वो एक बार पलटकर फिर से अपने आसपास देखने लगा। लोग अभी भी उसकी बात पर कान लगा रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य क्या कह रहा है और क्या नहीं, और वो बस वहां पर क्लूलेस खड़े थे, जो आदित्य को साफ साफ उनके चेहरे से दिख रहा था। तब जुबैर अपने मन में कुछ सोच रहा था और फिर उसने आदित्य से कहा, ठीक है आदित्य, तुम चिंता मत करो, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मैं यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद ही हॉस्पिटल जाने वाला था, लेकिन मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम एक बार बाहर आ जाओ तो मैं तुमसे मिल लूं। अब तुम आ ही गए हो तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और फिर मैं रास्ते में ही अंजलि को भी फोन लगा लूंगा और तुम्हारी कंपनी बेचने की डीलिंग्स को भी हैंडल कर लूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ पर सारा काम कर लूंगा और सारी चीजों का अपडेट तुम्हें देता रहूंगा। जुबैर की बात सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी गर्दन को हिला दिया। उसे देखकर जुबैर वहां से जाने लगा। जब आदित्य अकेला खड़ा था और उसे जाता हुआ देख रहा था तब सारे लोग बस उसकी तरफ ही देख रहे थे। किसी ने भी आदित्य और जुबैर की बात तो नहीं सुनी थी, लेकिन सबको समझ में आ रहा था कि आदित्य ने जुबैर से कुछ ऐसा कहा है कि वो अर्जेंटली यहाँ से चला गया, लेकिन कोई भी इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसी क्या बात कर रहे थे और अब आदित्य क्या करने वाला है। पर आदित्य को पता था कि उसे इन लोगों से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे लोग बस उसकी कंपनी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बस ऐसा नहीं होने देना चाहता। तब वो पलटा और उसने सोचा कि अब उसे इन लोगों को यहाँ से जाने देना चाहिए और यही बात सोचकर उसने हाथ जोड़कर थोड़ी तेज आवाज में सबसे कहा, देखिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पापा और दादाजी के अंतिम संस्कार का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उन्होंने बिजनेस की डीलिंग्स की हैं, उसकी वजह से ही आप उन्हें जानते भी हैं और यहाँ पर आकर आपने उन्हें सम्मान ही दिया है। मुझे पता है कि मेरे पापा और दादाजी भी जब ऊपर से आपको देख रहे होंगे तो वो खुश ही होंगे कि उन्होंने आपके साथ अच्छे रिश्ते बनाए थे। लेकिन मैं अब आप में से उन लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ जो लोग भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और ये सोच रहे हैं कि मैंने अभी अपने कंपनी के बेचने की बात कही है तो क्या वो सही है या गलत। तो मैं आपको बता दूं कि वो बात बिल्कुल सही है। शंकर कंसल्टेंसी सर्विस के साथ आपका रिश्ता और बिजनेस डील्स यहीं खत्म होती हैं, तो आपको यहाँ पर ज्यादा देर रुककर इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या आप मेरा माइंड चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ भी इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। चीजें जैसी हैंडल करना है वैसी मैं कर लूंगा और सारी चीजें अगर आप मुझे मेरे हिसाब से करने देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मेरी कंपनी को खरीदने की बात भी कहेंगे और ये बात भी कहेंगे कि आप उसे अच्छे से चला सकते हैं,
लेकिन आई थिंक जो भी डिजर्विंग होगा उसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और बस मैं आपको यही ऑफर कर रहा हूं कि अगर आप सिर्फ बिजनेस की बात करने के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। हमारी फैमिली दुख के साए में डूबी हुई है और मैं बस उसे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। आगे आपकी जैसी इच्छा। कहा। वो सब हैरान होकर उसकी तरफ ही देख रहे थे। उसे पता था कि कौन उसके रिश्तेदार हैं, कौन पड़ोसी और कौन सिर्फ बिजनेस डील की वजह से ही यहाँ पर रुके हुए हैं। जब वो आगे बढ़ना चाहता है उसी तरह उन लोगों को भी अपने ख्याल से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि अब अपने बिजनेस और परिवार को कैसे हैंडल करना है। Thanks for hearing the lovely 3 episodes of the day. Thank you.